नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी की बातों में और बातों की सच्चाई में काफ़ी अंतर है? और ये जो अंतर है इसे अब जनता समझने लगी है और शायद इसी वजह से जनता यानी वोटर का धीरे धीरे मोदी जी पर भरोसा कम हो रहा है। और इसी कम भरोसे के चलते मोदी जी पिछले कुछ बरस से चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं। तो क्या माने कि क्या ब्रांड मोदी एक्सपोज हो रहा है? कम से कम बीजेपी का जो ताज़ा नक्शा है कुछ यही बता रहा है। अब दोस्तों, मोदी जी की ये जो करनी और कथनी में जो अंतर गहराता जा रहा है, बोलते कुछ हैं दिखता कुछ और है, इसका सबसे बड़ा असर मोदी जी की पर्सनालिटी पर पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पर एज अ पार्टी और मोदी सरकार पर एज गवर्नमेंट उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वोटर अब समझने लगा है। मिसाल के तौर पर आज ही की बात कर लेता हूँ। आज मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटे, जिसको गोदी मीडिया ने बहुत कामयाब दौरा कहा, और सुबह सुबह उनका स्वागत हुआ। स्वागत में जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में कहाँ पर झूठ है कहाँ पर सच है उसको आप आज खुद ही पकड़ लेंगे, खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। आप एक लिटमस टेस्ट कर सकते हैं कि मोदी जी कहाँ कहाँ पर क्या क्या भूल गए और सच्चाई क्या है। अब दोस्तों, मोदी जी कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं, उसमें कितना फीसद जो है सच्चाई होती है, ये आपको तय करना है, मुझे नहीं इस पर कुछ कहना है। लेकिन पहला प्रमाण नंबर 1 में दे रहा हूँ आज के भाषण का, जहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि वो गांधी से बुद्ध से उनको प्रेरणा मिलती है और वो उन लोगों में से हैं जो दुश्मन की भी भलाई सोचते हैं, करुणा से भरे हुए हैं, सद्भावना से प्रेरित हैं, यानी किसी का रत्ती भर भी नुकसान ना हो, किसी को बुरा भला ना कहा जाए। ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं, हम करुणा से प्रेरित लोग हैं, हम सद्भावना के लिए समर्पित लोग हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि दुश्मन का भी भला सोचते हैं और करुणा से भरे हैं, और पूरा इमोशनल हो गए, जैसे एकदम रो देंगे कुछ ही देर में। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तस्वीर देखिए, करुणा से भरी। अब ये जो साहब थे, इन्होंने चोर को चोर कहा, जिसके एवज में मुकदमा गुजरात की एक अदालत में ठोका गया। उसके बाद 2 साल की राहुल गांधी को सज़ा दी गई, 2 साल की, और 2 साल की सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि वो पार्लियामेंट से बाहर कर दिए जाएं। और आज की तारीख में राहुल गांधी को अमेरिका जाना है, वहाँ पर 3 सभाएं करनी हैं, उसके लिए पासपोर्ट के लिए उनको अदालत में जाना पड़ रहा है। एक के बाद एक बंगला खाली करा दिया गया, पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, मुकदमा ठोका गया, 2 साल की सज़ा देगी और अभी भी रिलीफ नहीं मिल रहा है गुजरात में उनको। ये है अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सत्येंद्र जैन की, और दोनों तस्वीर देखिए। ये सत्येंद्र जैन की जो पहली तस्वीर है जो दिख रही है, जिसमें वो काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं, तब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, और उसके बाद ईडी ने सीबीआई ने उनकी क्या गत बना दी आप देख सकते हैं। ये आदमी जिसने कोविड में भी बहुत काम किया, वैसे भी काम किया, 1-1.5 करोड़ के मामले में फंसा हुआ था। ईडी ने जो भी मुकदमा किया, मैं उस मुकदमे पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो अमानवीय बर्ताव किया गया, जिस तरह से इस आदमी को टेरराइज़ किया गया कि ये आज दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री है आज मौत के कगार पर। अब वो करुणा, वो दया, वो बुद्ध, वो गांधी, वो सद्भावना, आप खुद तय करिए जो मोदी जी ने अभी आज सुबह सुबह कहा। प्रमाण नंबर 2, अक्सर मोदी जी के दिल में या मन में जो बात चल रही होती है वो कहीं ना कहीं किसी बहाने से वो उनकी ज़ुबान पर भी आती है। और मोदी जी इस समय थोड़ा सा परेशान हैं इस इमारत को लेकर। 28 मई को ये नई संसद का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, और उस उद्घाटन में जो समूचा विपक्ष है, 20 पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया मोदी जी के फंक्शन पर। कई वीडियोज़ मैंने बनाए हाल फिलहाल में। अब मोदी जी को कहीं ना कहीं चोट तो लगी है इस फंक्शन को लेकर। बहरहाल आज उन्होंने अपने भाषण में ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कहीं जिंदा है तो ऑस्ट्रेलिया में जिंदा है, जहां एक फंक्शन उनका था, जहां पर प्रधानमंत्री भी बैठे थे, सरकार के सांसद भी बैठे थे, मंत्री भी बैठे थे और विपक्ष भी बैठा था, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा देखिए ये है लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपरा। वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में
सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक है, सत्ता के साथ है बहुत से मुद्दों पर, तो फिर संसद में ये विपक्ष मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा? सुनिए। वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण। अब मोदी जी ने ना राहुल गांधी का नाम लिया, ना किसी विपक्षी पार्टी का नाम लिया, ना नेता का नाम लिया, इशारों में, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। और बात ये रखी कि भाई यहाँ का जो विपक्ष है कैसा है, मैं समारोह कर रहा हूँ और विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया संसद का। लेकिन मोदी जी ने विपक्ष पर तो दोष मढ़ दिया, अपना दोष नहीं बताया कि आखिर ये बॉयकॉट हुआ क्यों। बॉयकॉट इसलिए हुआ कि मोदी जी जब नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, वो इस नई संसद में संसद की जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, जो कस्टोडियन हैं, जिनके बिना पार्लियामेंट चलती नहीं, बजट सत्र बुलाया नहीं जाता जिनके बिना, राष्ट्रपति, आपने राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया इस फंक्शन में, आपने राष्ट्रपति का अपमान किया एक तरह से। विपक्ष यही कह रहा है कि मोदी जी ने राष्ट्रपति को ना बुला के संविधान का अपमान किया, एक आदिवासी महिला का अपमान किया। इसलिए हम मोदी जी आपके फंक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो जिस तरह के एक्शंस हैं वो एक डिक्टेटर की तरह हैं, जहां आप तमाम संविधान की मान्यताओं को भी ताक पर रख देते हैं। इस वजह से बॉयकॉट हुआ। सवाल इस बात का भी है कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के डेमोक्रेसी की तो बात कर रहे हैं, क्या उनको ये पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या ऑस्ट्रेलिया की जो रूलिंग पार्टी है, क्या वो भी ऑस्ट्रेलिया में ईडी और सीबीआई के ज़रिए जो राजनीतिक उनके प्रतिद्वंदी हैं, क्या उनको जेल में बंद कर देती है? क्या उन पर छापे डलवाए जाते हैं? क्या सरकारें ईडी और सीबीआई से ऑस्ट्रेलिया में गिराई जाती हैं, जो प्रोविंशियल सरकार है वहाँ की? इस पर कुछ नहीं मोदी जी बोले। अब समूचा विपक्ष जो है वो मोदी जी की घेराबंदी कर रहा है कि मोदी जी ने एक आदिवासी महिला जो पहली बार राष्ट्रपति बनी, उनको आपने नई पार्लियामेंट में बुलाया नहीं, आपने अपमान किया है। तो मोदी जी अब सम्मान की बात करने लगे, आदिवासी सम्मान की बात करने लगे, और भाषण का जो आखिरी हिस्सा है उसमें आदिवासी सम्मान की ही बार बार मोदी जी दुहाई देते गए। वो मेरे देश के आदिवासियों के सम्मान को लेकर के गया था। अब एक तरफ तो महिला आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान, और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ सम्मान और सम्मान, आदिवासियों के सम्मान की ही माला जपते हैं। ये है अंतर उनकी करनी कथनी में, उनकी बातों में और बातों के पीछे जो सच्चाई है उसमें। और शायद यहीं से मोदी जी का जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, जो साख पर बट्टा लगा है दिन पर दिन, ये क्राइसिस यहीं से शुरू होता है। और इस क्राइसिस का खामियाजा मोदी जी के साथ साथ अब बीजेपी-एस पार्टी, उसको भी भुगतना पड़ रहा है। और शायद इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीजेपी पिछले 3-4 सालों में, अगर आप 4-5 राज्य छोड़ दीजिए तो हर जगह हार रही है। कर्नाटक और हिमाचल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली के एमसीडी की बात नहीं कर रहा, मैं बाई इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा। अगर आप नक्शा देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, ये 3 बड़े राज्य आप कह सकते हैं। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और गुजरात में 26 सीटें। इसमें आप उत्तराखंड भी जोड़ सकते हैं। ये 4 राज्य हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा में आप कहेंगे तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की बैसाखियों पे सरकार चल रही है। बाकी जो सरकारें हैं, मैं पौंडीचेरी या गोवा की बात नहीं कर रहा हूँ, या नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर आज की तारीख में अगर मैं सही आकलन करूँ तो 2 बड़े राज्य ही बचे हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात, और बाकी जगह जनता का भरोसा टूट रहा है। अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है या जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पीछे कई कारण हैं मोदी जी की पर्सनालिटी में। और मैंने उनके कई पुराने कलीग्स जो उनके साथ कैबिनेट में थे, जो गुजरात में थे या दिल्ली में थे, उनके जो साथी थे, उनसे बात करी है। ज़ाहिर तौर पे कैमरे पे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे उनके जो निष्कर्ष हैं वो शेयर करना चाहता हूँ ब्रीफ में। नंबर 1, लोगों का ये मानना है, खासकर जो मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, कि उनके अंदर एक डिक्टेटर का एटीट्यूड है, यानी वो किसी की बात जल्दी मानते नहीं हैं। और ये जो एटीट्यूड है ये कहीं ज़्यादा तल्ख होता जा रहा है, खासकर 2019 की जीत के बाद मोदी जी का ये जो एटीट्यूड है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसकी वजह से
ब्यूरोक्रेट्स की हिम्मत नहीं होती, कैबिनेट सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं होती कि कुछ वो राय दे पाए जिसका इतना एक्सपीरियंस होता है। बाकी जो मंत्रालय के सेक्रेटरीज हैं उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा फैसले मोदी जी खुद लेते हैं। यही डिक्टेटर एटीट्यूड है जो आप कह सकते हैं, अगर मिसाल मैं दूं तो जैसे पुतिन है या फिर शी जिनपिंग है, कुछ इस तरह का एक डिक्टेटरशिप जैसे उस रास्ते की तरफ वो बढ़ रहे हों। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी बड़ी कमी है, जो आप कह सकते हैं, जैसे इकॉनमी की अगर हम बात करें तो जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतर अर्थशास्त्री हैं, जो भारत के अर्थव्यवस्था को समझते हैं, वो उनके सलाहकार मंडल में नहीं है, मार्गदर्शक मंडल में नहीं है। उनसे सलाह नहीं लेते। ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, ऐसे लोगों को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया या मंत्री बना दिया, तो या तो ब्यूरोक्रेट थे या जिनको इकॉनमी के बारे में गहरा ज्ञान नहीं था। निर्मला सीतारमण उनमें से एक हो सकती है। एक्सपर्ट्स की मदद नहीं लेना। एक और पॉइंट जो बातों बातों में मुझसे लोगों ने साझा किया वो ये कि जो मंत्री हैं वो मेरिट पर नहीं चुने। ज़्यादातर मंत्री रिटायर्ड हैं। वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो पेंशन के लिए दौड़ते भागते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, उनको अगर आप एक तरह से ज़मींदारी सुपुर्द कर देंगे, तो वो कुछ डिलीवर करने की जगह वो चापलूस में तब्दील हो गए। तो ज़्यादातर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक तरह से चापलूस हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। बाकी वाजपेयी के समय के जो अच्छे मंत्री थे, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हों, रविशंकर प्रसाद हों, प्रकाश जावड़ेकर हों, और भी कई हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, लाइन है, एक लंबी लाइन है, सबको हटा दिया है। सिर्फ राजनाथ सिंह बचे हैं वाजपेयी के टाइम के। और ऐसा नहीं है कि वाजपेयी की सरकार 40 साल पहले थी। कई ऐसे मंत्री हैं जो आज भी डिलीवर कर सकते हैं, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सबको किनारे कर दिया। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां पर मोदी जी के आगे कोई सलाह नहीं दे पाता। वो चाहे, लोग तो ये भी कहते हैं कि मोहन भागवत की भी हिम्मत नहीं है कि वो उनको कुछ ना कुछ बता पाए, सजेस्ट कर पाए। ऐसी स्थिति में एक फटीग फैक्टर भी आ गया है। उम्र बढ़ रही है, फटीग फैक्टर है। ज़्यादातर जिस आदमी को लोग भाषण के लिए जानते थे, जिस मोदी, आज की तारीख में वो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण करते हैं। तो ये फटीग फैक्टर है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रसंग है और इस पर मैं एक अलग से वीडियो जल्द बनाऊंगा। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था जहां मैंने कोशिश करी कि आखिर जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस या ब्रांड मोदी क्यों डाइल्यूट हो रहा है और उनकी जो करनी और कथनी में जो फ़र्क है, वो मैंने उसके कुछ आपको प्रमाण सामने आपके रखे। बहरहाल सबकी जो निगाह है, नज़र है 28 मई को है। और 28 मई को जब मोदी जी उद्घाटन करेंगे अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट का, कितनी पार्टियां पहुंचती हैं, कितने नेता पहुंचते हैं, कितना विपक्ष के कितने नेता वहां पर दिखते हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ तय होगा उस दिन कि मोदी जी जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने मिसाल दी कि ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष और सत्ता पक्ष छोटे छोटे समारोह में भी घुल मिल जाता है, आखिर ऐसा क्यों नहीं है। जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। 28 मई का इंतज़ार करते हैं। आखिर में ये जो वीडियो आप देखते हैं, ये गोदी मीडिया ऐसी ही बातों को छुपाता है आपसे, जिसको मैं सामने लाने का प्रयास कोशिश करता हूँ। इसको शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर बेल नोटिफिकेशन आपने क्लिक नहीं किया तो उसको ज़रूर करिए, वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। ये आज का वीडियो, तब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।